हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बनी है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे इसका बैलेंस जो है वो बॉडी में मेंटेन होता है। तो उसके साथ हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है, जब कोई सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फ्लूइड बनाते हैं। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, जिसके बीच में कोई चीज़ घुल रही है, और सॉल्यूट क्या है, वो जो घुलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नींबू पानी बना रहे हैं तो जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट। पानी क्या है, सॉल्वेंट। और उसके बीच में जो हम चीनी डालेंगे या नमक डालेंगे तो वो क्या है, सॉल्यूट। और जो वो घुल के मिक्सचर बन जाएगा कंप्लीट तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो मिक्सचर होता है किसका, सॉल्वेंट का और सोल्यूट का। जब सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं फ्लूइड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड आपका क्लियर है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट on dissolving in a solution ionizes, that is some of its molecules split or dissociates into electrically charged atoms or ions। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि सब्सटेंस होता है, जब हम किसी सॉल्यूशन में उसको घोलते हैं तो उसके बाद वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स या आयंस के बीच में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे आयंस। ठीक है। जो जैसे Na पॉजिटिव है ना, Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गए, हमारे आयंस हो गए। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की हमारे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है इंट्रा वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रा वेस्क्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, अंदर। ठीक है। और वेस्कुलर का मतलब आपको पता ही है, वेसल्स। तो वेसल्स के अंदर, ठीक है, जो कंपार्टमेंट होगा उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर। नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलर। ये भी सेम ही होगा, इंट्रा और सेलुलर। इंट्रा मतलब अंदर और सेलुलर मतलब सेल। विद इन द सेल के अंदर, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। फ्लूइड इनसाइड द सेल। मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आर इनसाइड द सेल। हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, मैक्सिमम फ्लूइड्स किस में होते हैं, सेल्स में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। इसमें आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड, ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, बिटवीन द सेल्स जो भी फ्लूइड होता है वो होता है। उसके बाद बोन आ गया, कनेक्टिव टिश्यू मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर जो भी कंपार्टमेंट है, जो भी फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और कंपार्टमेंट। तो अब ये हमारा एक मेन टॉपिक है कि जो फ्लूइड है वो एडल्ट में कितना होता है। तो एक हेल्दी एडल्ट में जो फ्लूइड है वो कितना होता है, 60% ऑफ द बॉडी वेट। 60% हमारी किसी किसी एडल्ट की जो बॉडी है उसकी वेट का जो 60% है वो क्या होगा, उसकी बॉडी में फ्लूइड होगा। ठीक है। और 55% किस में होता है, ओल्ड एज में। ओल्ड एल्डरली जो पीपल होते हैं उनके बीच में जो फ्लूइड है वो कितना होता है, 55% ऑफ द बॉडी वेट। और इन्फेंट में कितना होता है, 80% ऑफ द बॉडी वेट। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉडी फ्लूइड है वो किस में होता है, हमारा इन्फेंट्स में होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जिसके अंदर जितना ज़्यादा जो बॉडी फैट होगा, जिस इंसान के अंदर जितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा उतना ही कम जो है उसके अंदर जो है वो फ्लूइड होगा। ठीक है। तो अब जो एडल्ट होता है उसके में भी फैट होता है। और क्या बोलते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं इनमें जो फैट की मतलब फैट की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। और इन्फेंट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है
ठीक है, लेस फैटी टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें जो फ्लूइड्स है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और जैसे ये पता लग रहा है कि इसमें 60, 55 और 80% है, तो उससे ये भी पता चल रहा है कि अगर कोई फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट, मतलब रिस्क में कौन होगा, ज़्यादा रिस्क में कौन होगा, फ्लूइड वॉल्यूम जो है उनका डेफिशिट हो सकता है, तो इन्फेंट और ओल्डर, क्योंकि उन दोनों में फ्लूइड ज़्यादा है। फ्लूइड अगर डेफिशिट होगा तो सबसे ज़्यादा डेफिशिट किस में होने के चांसेस होते हैं, बच्चों में और बूढ़ों में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग अकर्स व्हेन द इंट्रावीनस फ्लूइड शिफ्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्लड एंड इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल एंड ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, तो थर्ड स्पेसिंग क्या होता है कि फ्लूइड तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। जब कोई फ्लूइड जो है वो क्या होता है, वहाँ से शिफ्ट होके किसी ऑर्गन या टिश्यू के बीच में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग। जब भी जो फ्लूइड है वो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन से निकल के किसी सेल में या टिश्यू या किसी ऑर्गन के बीच में जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। और थर्ड स्पेसिंग जो है, इसमें अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये क्या होता है, एक रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है कि मतलब जैसे फ्लूइड जो है वो तो लॉस हो रहा है हमारा, जैसे सेल से फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस हमें पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो लॉस है वो कहाँ पे होता जा रहा है, वो क्या है, बॉडी में ही डिपॉजिट हो रहा है, थर्ड स्पेसिंग में डिपॉजिट हो रहा है। तो जब हम वेट चेक करेंगे तो वेट तो उतना ही आएगा, लेकिन ऑर्गन से या फिर सेल से क्या होगा, वो जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो जब मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे वो पहुंच जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम हुई है। तभी हम उसको, जैसे मान लो ऑर्गन डैमेज हो गया या ऑर्गन में कोई दिक्कत आ गई काम करने में, तभी हमें पता चलेगा इसका थर्ड स्पेसिंग का। थर्ड स्पेसिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अडीमा। अडीमा तो सबको पता ही है, अडीमा क्या होता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। जब भी जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब वो क्या है, एक्सेस में क्या है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में जाना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में जाना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अडीमा। ठीक है, अडीमा जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है, लोकलाइज्ड अडीमा, सेकंड है जनरलाइज्ड अडीमा। लोकलाइज्ड मतलब जैसे कोई एक स्पेसिफिक पार्ट पे, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे यहाँ पे इंजरी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अडीमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ फिंगर में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो क्या है, एक लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह तक वो क्या है, कन्फाइंड है, एक ही जगह तक रहेगा, वो फिंगर तक ही रहेगा। लेकिन जब वो अडीमा जो है वो एक जगह में कन्फाइंड ना रहकर पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी में अडीमा हो रहा है, पूरी बॉडी में सूजन हो रही है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड अडीमा। दो टाइप के अडीमा है। अडीमा में क्या होता है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, दो टाइप के एक्यूमुलेशन बता दी, एक होता दो टाइप के अडीमा बता दिए। फर्स्ट है लोकलाइज्ड अडीमा, सेकंड है जनरलाइज्ड अडीमा। लोकलाइज्ड अडीमा में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जगह तक जो है वो क्या रहेगा, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट रहेगा एक स्पेसिफिक जगह तक। और जनरलाइज्ड एडिमा में क्या है, वो पूरी बॉडी में जो है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस शब्द जो जनरलाइज्ड एडिमा है, इसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनासार्का। एनासार्का भी बोला जाता है जनरलाइज्ड एडिमा को। नेक्स्ट आता है फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है मूव होता रहता है। जैसे आपको पता ही है कि सर्कुलेशन में हमारा ब्लड मूव होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्किंग रहता है, उसमें भी मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है। तो ठीक है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज़ डिफ्यूजन, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, थर्ड इज फिल्ट्रेशन, फोर्थ इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड फिफ्थ इज ऑस्मोलैलिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। आपको बताया था जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कि हमारा जो कोई भी वो फ्लूइड है वो कैसे मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, कोई सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि ये एक सॉल्यूशन है,
ये क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें ये चीज़ क्या है हमारी, ये चीज़ क्या है, ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज़ घुल रही है, और जो चीज़ घुल रही है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। मतलब एग्जांपल में जैसे हमने नमक और पानी का एग्जांपल लिया था, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है, नमक। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, मूवमेंट किसकी होगी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट मतलब नमक जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। जैसे ये कोई हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट है लेकिन सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्यूट कहाँ पे है हमारा, इस साइड में है। तो सॉल्यूट कहाँ से मूव करेगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, इस यहाँ पे। तो सॉल्यूट कैसे मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, सॉल्यूट की मूवमेंट होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब मूवमेंट होती है सॉल्यूट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इसमें मेन क्या होता है कि मीडियम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड। मीडियम क्या है, ये क्या है, लिक्विड। जबकि डिफ्यूजन में जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जैसे हम परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो परफ्यूम क्या है, हायर कंसनट्रेटेड है, और वो लोअर कंसनट्रेशन मतलब एयर में, इन्वायरमेंट में चला जाता है। अगरबत्ती हो गई है ना, तो उसमें भी खुशबू फैल जाती है। तो क्या मूवमेंट कैसे हुई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट था, लिक्विड भी हो सकता है और कुछ और मीडियम भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में मीडियम जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा लिक्विड। तो लिक्विड जो है वो मीडियम रहेगा, और इसमें मूवमेंट किसकी होगी, सॉल्वेंट की ही मूवमेंट होगी। किसकी मूवमेंट हो रही है, सॉल्वेंट की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कि जो मीडियम है वो लिक्विड है, मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, मूवमेंट किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की, और किससे हो रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है, और लोअर कंसंट्रेशन टू, सॉरी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव कौन कर रहा था, सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होगी, लेकिन मूव कौन करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव करेगा। ठीक है, तो क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, मीडियम जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा, मूवमेंट किसकी होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, और सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सॉल्वेंट की मूवमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ से है, और कहाँ से हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डन। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नाम देखो, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, वाटर। मतलब पानी का जो वेट है वो जो फोर्स अप्लाई करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे कि एक बॉटल है, बॉटल में हमारा पानी है, तो पानी है और बॉटल में छेद हो गया, तो अब फोर्स जो है वो पानी किसमें, पानी जो है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पानी है बॉटल में, तो जैसे ही हम उसमें छेद कर देंगे तो पानी जो है वो बाहर को मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो वो किस वजह से मूव कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो क्यों है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, उसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स को अप्लाई कर रहा है। whenever volume of water increases hydrostatic pressure increases। जैसे जैसे जो वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कौन प्रेशर लगा रहा था, ये दोनों चीज़ें आपस में ऑपोजिट रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा था, यहाँ पे प्रेशर लगा रहा था वाटर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में जो प्रेशर लगाएगा वो कौन लगाएगा, मॉलिक्यूल।
ठीक है। ये मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक में वाटर अब जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर में मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट की या सॉल्वेंट्स की, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या होता है? मतलब जितने भी ऑस्मोटिकली एक्टिव जो पार्टिकल्स होंगे वो पर केजी ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर केजी ऑफ द वाटर। पर केजी वाटर में जितने जो ऑस्मोटिकली एक्टिव जो पार्टिकल होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसकी ऑस्मोलैलिटी, और मिली ऑस्मोल में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होते हैं? मिली ऑस्मोल्स। कि ऑस्मोलैलिटी, किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैलिटी क्या है? कि उसमें कितने ऑस्मोटिकली एक्टिव जो हैं वो पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ऑस्मोसिस तो पढ़ा दिया। और ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल कितने होंगे उसको क्या एक इसमें मेजर करेंगे? ऑस्मोलैलिटी में। और ऑस्मोलैलिटी कैसे मेजर की जाती है? ऑस्मोल्स में। अब आता है नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कि कौन कौन से टाइप, अब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस जो है वो क्या करते हैं हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है वो कल सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आइसोटोनिक मतलब जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, आइसोटोनिक सेम कंसंट्रेशन। और हाइपरटोनिक मतलब इसमें जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? सेम है। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, और हाइपर मतलब ज़्यादा। टोनिसिटी मतलब कि जो भी हमारा सॉल्यूट जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा? सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट इज़ वाटर। तो और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या है? सॉल्यूट जो है वो कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। और हाइपरटोनिक में क्या है? सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। और आइसोटोनिक में क्या है? दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो ये था हमारा फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर हमारा सेशन। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर हमने ये पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे जो हमारा बाकी का रह गया है। तो होप आपको सब समझ आ गया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर अप्रिसिएशन। थैंक यू।